हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। और अपने इन वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वीडियोस कुछ पार्ट्स में आएंगे जिसमें एक एक करके हम दिल्ली सल्तनत के वंश देखेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक रहे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना आखिर हुई कैसे है। देखिए, 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को तराइन के युद्धों के नाम से जाना जाता है। तराइन के युद्ध। और ये तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखना है, इन्हीं युद्धों के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। यानी इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता है तराइन के दूसरे युद्ध में, और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है दिल्ली पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्योंकि हमें दिल्ली सल्तनत शुरू करना है तो हम और ज़्यादा बैकग्राउंड में पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो ये पूरा फिर चैप्टर मोहम्मद गौरी के ऊपर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में दो युद्ध देख लिए, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा, और आपको दोनों याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। अब देखिए, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो भारत का क्षेत्र भी उसके पास ही आ गया और मोहम्मद गौरी ने अपना शासन अपने 4 गुलामों में बांटा। इसके 4 प्रमुख गुलाम थे जिनको ये अपना शासन सौंपकर वापस चला गया अफगानिस्तान। हालांकि ये बीच में आया भी और इसकी पाकिस्तान में एक दमयक नाम की जगह है, वहाँ पे मृत्यु हुई और मोहम्मद गौरी का मकबरा दमयक में ही है, पाकिस्तान में। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो 4 जो इसके मैं आपको गुलाम बताऊंगा वो 4 गुलाम है। पहला है ताजुद्दीन यालदौज, दूसरे गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा गुलाम है नासिरुद्दीन कुबाचा, और जो चौथा गुलाम था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। चौथे गुलाम का नाम बख्तियार खिलजी। अब देखिए, इस बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते हैं, इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरा पुस्तकालय जला दिया गया, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया, तहस नहस करवा दिया। और दूसरा सवाल आपसे ये कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो आप ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये तो बख्तियार खिलजी की बात हो गई। इसको आप नोट करते जाना इन पॉइंट्स को, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर ऐसे बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। अब इसके बाद देखते हैं इन शासकों का क्या है। ताजुद्दीन यालदौज को गजनी का साम्राज्य दिया गया, यानी ये गजनी क्षेत्र इसको दिया गया शासन चलाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर दिए गए, दिल्ली और लाहौर दिए गए। नसरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान दिया गया, मुल्तान, और इसे बंगाल का क्षेत्र दिया गया बख्तियार खिलजी को, और वहीं जाकर इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। इसे मुल्तान दिया गया और इसे गजनी दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको दिल्ली और लाहौर प्रदान किया गया। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ इन चारों ने भी हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने निभाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो अब जब ये अपना दिल्ली और लाहौर का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के जाता है, उसके बाद कई सालों तक शासन कुतुबुद्दीन ऐबक चला रहा है, लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया।
सुल्तान के रूप में वो गद्दी पर नहीं बैठा। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उस समय इसका राज्यारोहण हुआ और इसने लाहौर में बैठकर अपना शासन चलाया, दिल्ली में बैठकर नहीं। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसके बाद जो शासक आएगा कुतुबुद्दीन के, इल्तुतमिश, उसको माना जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर इसने किस वंश की स्थापना की मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। तो ध्यान रखिएगा, अब जो वंश शुरू होंगे उन्हें ही हम दिल्ली सल्तनत के वंश कहते हैं। कितने वंश हुए टोटल? 5। और वो कौन कौन से वंश हैं वो हमको देखने हैं। पहले तो हम उन वंशों को देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला है गुलाम वंश, क्योंकि इसकी स्थापना एक गुलाम के द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलाम वंश। इसी को एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहते हैं मामलुक वंश, मामलुक वंश। और आगे चलकर इल्तुतमिश के समय इसी वंश को एक नाम और दिया जाएगा जिसका नाम है इलबारी वंश। ठीक है, और ये वंश 1206 से शुरू हुआ और 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। लगभग 84 वर्ष का शासनकाल है गुलाम वंश का। दूसरे नंबर पर जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश, और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 30 वर्ष का शासन, आप इसके आगे लिख सकते हो 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश यही खिलजी वंश था। इसके बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 94 वर्ष। अब आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो तुगलक वंश जिसने 94 वर्ष शासन किया। चौथा है सैयद वंश, सैयद वंश जिसने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का है लोदी वंश, और इस लोदी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोदी वंश। और इसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, और उसके बाद उसने मुगल वंश की स्थापना भारत के अंदर की। दिल्ली सल्तनत अलग है और मुगल वंश अलग है, दोनों को आप एक में ना जोड़ें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुगल वंश आने से पहले दिल्ली में कौन सा था, तो दिल्ली सल्तनत, यानी कौन सा वंश, तो लोदी वंश। ठीक, इन चीज़ों को आप याद करें। और दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, सबसे अधिक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में, तो याद रखेंगे आप लोग तुगलक वंश। सबसे कम शासन करने वाला खिलजी वंश। ठीक, सबसे कम शासन इसने किया। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन करने वाला सुल्तान कौन था, तो कोई, मैं वंश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुल्तान पूछ रहा हूं, इसमें किस सुल्तान का शासनकाल सबसे लंबा है, तो ध्यान रखेंगे लोदी वंश के संस्थापक का, जिसका नाम है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। इसने 38 वर्ष तक शासन किया है, और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा लंबा शासन करने वाला सुल्तान रहा बहलोल लोदी। इस बात को आपको याद रखना है, बहलोल लोदी ने सबसे लंबा शासन किया है। तो बहलोल लोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत की बात है केवल, हम इसको मुगल में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मुगल में जब आएगा तो अकबर और औरंगजेब ने 49 ईयर्स शासन किया था, 49 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है, केवल दिल्ली सल्तनत के लिए। बहलोल लोदी सबसे लंबा शासन करने वाला सुल्तान बना। और आप इसमें 38 जोड़ सकते हैं, 38 जोड़ेंगे 1489, यानी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया है। ठीक है, चलिए अब हम आज देखते हैं गुलाम वंश का पहला शासक। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, तो पहला वंश हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला।
और इस वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। यानी इसने कहाँ से शासन चलाया है? लाहौर से। इसने दिल्ली में शासन नहीं चलाया और लाहौर में ही इसका क्या हुआ? राज्यारोहण हुआ, यानी राज्याभिषेक हुआ और ये लाहौर से ही अपना शासन चला रहा है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यानी लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला और पील बख्श का मतलब हाथियों को दान करने वाला, यानी हाथियों का दान। ये दान में लोगों को हाथी और सोना चांदी रुपए पैसे दिया करता था। तो लाख बख्श और पील बख्श ये इसके दो नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली बात ये कि ये दिल्ली से इसने शासन चलाया नहीं, लाहौर से शासन चलाया है। और कुछ बातें इसके बारे में जो आपको जाननी है वो ये, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। हालांकि उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट कराने का काम किया था इल्तुतमिश ने, इसके दामाद ने। इल्तुतमिश इसका दामाद था और बाद में दूसरा शासक भी बना दिल्ली सल्तनत का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। इसके बाद इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। लेकिन ध्यान रखें, आपसे सवाल पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किस इमारत के स्थान पर बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इस संस्कृत महाविद्यालय को किसने बनवाया था? चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत महाविद्यालय उन्होंने बनवाया था और इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, जो कि एक मस्जिद है। ठीक, मस्जिद है। और आज भी आप इस मस्जिद में जाएंगे, आपको इसके खम्भों पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं, नोट करते रहिएगा। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ध्यान रखें, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई वहाँ पर 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। यानी ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है वो 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और आज भी आप अगर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाएं, जहाँ कुतुब मीनार है और उसी के पड़ोस में ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, आज भी आप देखेंगे इस मस्जिद के खंभों पर आज भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। तो 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। ठीक, इस मस्जिद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी दिल्ली जब आ रहा था तो उसको वो नमाज कहाँ पढ़ेगा? नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद उस समय थी नहीं, तो इसीलिए आनन फानन में इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है। तो 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़कर तब ये मस्जिद बनी है। ध्यान रखिएगा, कौन सी मस्जिद 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, वो कुव्वतुल इस्लाम। और कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की ताकत। कुव्वत माने ताकत होता है। ठीक है। तो मस्जिद को जो मंदिर को तोड़ा गया और वही इस्लाम की ताकत दिखाई गई। ठीक है। क्योंकि इस्लामिक राजा जो जितने हुए हैं ज़्यादातर आप देखेंगे वो मूर्तियाँ तोड़ने में बड़ा यकीन करते थे। जैसे उन्हें बुत शिकन की उपाधि मिले, बुत शिकन अपने आप को कहलाना बड़ा पसंद करते थे। जैसे महमूद गजनवी आया सोमनाथ के मंदिर में भी उसने यही काम किया। मोहम्मद गौरी, उसे भी बुत शिकन कहा जाता है। औरंगजेब, उसको भी बुत शिकन कहा जाता है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है। और जो मूर्तियों में विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसे बुत फरोश कहा जाता है। और जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं उसे बुत शिकन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। अब इसके बाद एक बात और देख लेते हैं इसकी।
जहाँ ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार बनी हुई है, वहाँ पर जो स्थान था, जो महल था, उसे राय पिथौरा का किला कहा जाता है। किसका किला? राय पिथौरा का किला। और ये राय पिथौरा कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान ही थे। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम था राय पिथौरा। राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जानते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज कौन से? थर्ड, तृतीय। ठीक है, इससे पहले चौहान वंश में 2 पृथ्वीराज और हुए, लेकिन ये कौन से नंबर के हैं? तीसरे। तो पृथ्वीराज तृतीय हैं असली पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। इस कॉम्प्लेक्स को, जहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आज बनी हुई है, कुतुब मीनार बनी हुई है, इसके अलावा अलाई दरवाज़ा बना हुआ है, अभी हम जब अलाउद्दीन पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब उसी कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं, उसी राय पिथौरा के किले में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कहाँ? लाहौर में। और इसकी मृत्यु कैसे होती है उसका कारण एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चौगान खेलते वक्त, चौगान एक खेल होता है, चौगान खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गया था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो होगा इल्तुतमिश। आज हमने इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के वंश जाने, और आगे इसके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को फिर से दोबारा एक बार देख सकते हैं, चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।